ये पॉडकास्ट चेकअप कैंसर द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर वैभव शाक्य हैं, जो दिल्ली के एक नामचीन क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। सर, आप हमें थोड़ा बताइए कि ऑन्कोलॉजिस्ट शब्द का मतलब क्या होता है? ऑन्कोलॉजिस्ट बेसिकली एक वो डॉक्टर होता है जो कैंसर का ट्रीटमेंट करता है। किसी भी तरह का कैंसर हो उसका ट्रीटमेंट जो करता है उसको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। सर, आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी? ऑन्कोलॉजी में टोटल 8 इयर्स, 8 साल। ओके, वेरी नाइस। सर, कैंसर के ट्रीटमेंट के विकल्प क्या हैं? तो कैंसर का ट्रीटमेंट बेसिकली 3 मॉडलिटीज से होता है जो कि बेसिक है। नंबर 1 इज सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जरी द्वारा। नंबर 2 इज मेडिकल ऑन्कोलॉजी, दैट इज कीमोथेरेपी या सिस्टेमिक थेरेपी द्वारा। एंड नंबर 3 विच इज रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मीन्स रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी के द्वारा। ये 3 ब्रॉड स्पेशलिटीज। सर, जनरली हम देखते हैं पेशेंट्स को इलाज के दौरान काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं, तो अ, उनके इलाज के लिए या उस दौरान उन्हें कैसे अपना देखभाल करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, बेसिकली हर एक मॉडलिटी के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सर्जरी के अलग कॉम्प्लिकेशंस, एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, कीमोथेरेपी के अलग होते हैं, रेडिएशन थेरेपी के अलग होते हैं। सो वो केस बाय केस बेसिस पर डिपेंड करता है कि इंडिविजुअलाइज्ड बेसिकली प्रिकॉशंस लेने चाहिए। लेकिन जो ब्रॉड जनरली मैं आपको बता सकता हूँ, अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें, जैसे कि सबसे ज़्यादा लोग जो कि लेते हैं, तो उसमें उल्टी दस्त का लगना, बुखार आना, बाल झड़ जाना, ये कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। रेडिएशन थेरेपी में भी स्किन का रेड हो जाना, स्किन का थोड़ा काला पड़ जाना, बाल हट जाना जिस एरिया में रेडिएशन हो रहा है, वो सब होता है। सर्जरी में भी हो सकता है कि जहाँ पर टाँके लगे हैं वहाँ के घाव खुल जाएँ या इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन। ये सब कुछ बेसिक जनरल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग गूगल से या फेसबुक से या इंस्टाग्राम से कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में ज्ञान लेते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या उन्हें उस चीज़ पे रिलाई करना चाहिए, या देयर आर अदर सोर्सेज जहाँ उन्हें रिलाई करना चाहिए? मेरी समझ में सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना चाहिए। यदि किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि उसको कैंसर है या वो कैंसर की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो हमेशा जेन्युइन और ऑथेंटिक सोर्सेज से ही लेना चाहिए। जेन्युइन और ऑथेंटिक सोर्सेज या तो क्लिनिकल टेक्स्ट बुक्स होते हैं या फिर एक ऑन्कोलॉजिस्ट होता है हुँ। या फिर कोई एक जनरल फिजिशियन होता है। सर, इलाज के दौरान पेशेंट्स को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? काफ़ी तरह की कठिनाइयाँ हो सकती हैं पेशेंट्स को। सबसे पहले तो साइड इफ़ेक्ट्स, इसके बारे में भी हमने बात करी। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें पर से, तो फाइनेंशियल इश्यूज़, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, मोर देन ज़्यादा 70-80% को कैंसर एक्सेसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट कॉस्टली होता है भी प्राइवेट सेटअप्स में। जी। और गवर्नमेंट सेटअप्स में देयर इज़ अ लॉन्ग वेटिंग लिस्ट, क्योंकि पेशेंट लोड इतना है और कैंसर सेंटर्स इतने कम है गवर्नमेंट सेंटर्स की बात करें तो। सो ये नंबर 2। नंबर 3, क्योंकि हर एक सिटी में कैंसर के इस्टेब्लिशमेंट्स नहीं है कैंसर ट्रीटमेंट के, सो दैट इज़ वाई पेशेंट को लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करना पड़ सकता है टू ऑब्टेन कैंसर केयर, कैंसर के इलाज के लिए। सर, जैसे हम देखते हैं कि पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो जो जिस दौरान वो करवाते हैं ट्रीटमेंट, जैसे सर्जरी हो गया या कीमोथेरेपी हो गया या रेडियोथेरेपी हो गया, उस दौरान वो अपनी दवाइयाँ समय पे लेंगे, दवाइयाँ सही से लेंगे, डाइट अच्छे से फॉलो करते हैं, पूरे प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं। बट जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद वो दे स्टार्ट कंज्यूमिंग बैक अल्कोहल और दे स्टार्ट डूइंग स्मोकिंग। तो इस दौरान आपका मतलब इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि इसके बाद रीअकरेंस के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं, बिकॉज़ अगर वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, देन दे कम अप टू द डॉक्टर कि हमारे को वापस हो गया। तो इस बारे में आपका क्या गाइडेंस है? डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही पहचाना। ऐसा बहुत होता है क्लिनिक्स के अंदर कि पेशेंट्स जब फर्स्ट विजिट में आते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट कंप्लीशन, जनरली उनका कैंसर अगर अर्ली स्टेज में है तो CR मतलब कंप्लीट रिस्पॉन्स में पाया जाता है। लेकिन उसके बाद जो क्लिनिशियन, जो डॉक्टर हैं, उनको एडवाइस देते हैं पेशेंट्स को कि आपको हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने, डिपेंडिंग ऑन केस एंड स्टेज आना होगा। हुँ, जनरली कैंसर का फॉलोअप एटलीस्ट 5 इयर्स तक किया जाता है किया जाए। यदि कंप्लीट रिस्पॉन्स है तो। हुँ, इस दौरान क्योंकि कैंसर की रिकरेंस के चांसेस बहुत हाई होते हैं, इसलिए पेशेंट की ही जिम्मेदारी होती है कि वो समय समय पर आके अपने डॉक्टर को दिखाते रहें, जिससे कि यदि रिकरेंस होने वाला हो तो जल्द से जल्दी पकड़ के उसका इलाज किया जाए। लेकिन यदि पेशेंट्स यदि नहीं आएंगे फॉलोअप के लिए रेगुलरली,
तो डेफिनेटली उनकी बीमारी वापस आएगी और वो पकड़ में भी नहीं आएगी। करेक्ट। सो ये तो पेशेंट की ही जिम्मेदारी है कि उसको आना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट 5 ईयर्स तक तो आना ही आना है, अगर कोई भी बीमारी नहीं है तब भी। और प्रिकॉशंस और फॉलो करने प्रिकॉशन सारे फॉलो करने एज एडवाइज्ड। सर जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल इश्यूज भी रहते हैं कुछ पेशेंट्स के लिए, वो एक दिक्कत रहती है ट्रीटमेंट के दौरान। तो क्या कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, एंड अगर हाँ तो उस समस्या का क्या हल है उन पेशेंट्स के लिए? ओके, सी, कैंसर का इलाज बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस टाइप का कैंसर है, कौन सी स्टेज का कैंसर है, और उसको कौन सी मोडालिटी रिक्वायर्ड है। उसको सर्जरी चाहिए, कीमोथेरेपी चाहिए, रेडिएशन थेरेपी चाहिए। कुछ कुछ कैंसर्स हैं, अगर अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाते हैं तो सस्ता इलाज भी होता है, होता अगर हम प्राइवेट की बात करें तो। मेजोरिटी ऑफ कैंसर्स जो है तीनों मोडलिटी का ट्रीटमेंट चाहते हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। मोर देन 70% केसेस में तीनों मोडलिटी रिक्वायर्ड होती है। तो इस केस में कैंसर का ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो लैक्स तक पहुंच जाता है। पहुंच। हम्म। तो सर फिर इसका उपाय क्या रहेगा? मेरे जहन में दो ही चीज़ें आ रही हैं इस समस्या के समाधान के लिए। या तो गवर्नमेंट सेटअप्स जो हैं वो उनकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी जाए, नए सेंटर्स खोल दिए जाएँ जिससे कि जनरल पब्लिक को रीच ज़्यादा बढ़ जाए। नंबर टू, प्राइवेट सेटअप्स या प्राइवेट कंपनीज इस तरह की आएँ जो कि प्राइवेट जो ट्रीटमेंट अभी चल रहा है वो सस्ते में मिल जाए। फॉर एग्जांपल चेकअप कैंसर नाम से आपने सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेशेंट्स को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट देती है, 30 to 50% एज कम्पेयर टू जनरल मार्केट जो प्राइस है उससे सस्ते में इलाज मिल जाता है। तो दैट इज़ वन एग्जाम्पल। सर जैसे आपने बताया चेकअप कैंसर के बारे में कि वो 30 to 40% कॉस्ट कट करके फिर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो इज इट कम्प्लीटली रिलायबल? बिकॉज अगर कोई ऐसे कम अमाउंट में ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट्स यूजुअली रिलाई नहीं कर पाते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। डेफिनेटली जो हमारे साथ ऑन्कोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं चेकअप कैंसर के साथ, वो सारे के सारे ऑलरेडी प्राइवेट वेल रिनोन्ड हॉस्पिटल्स में वर्किंग है, वही लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। ओके। सो द ट्रीटमेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग इज द सेम, जो हम इलाज कर रहे हैं वो सेम ही, ओके। एग्जैक्टली सेम। सर कैंसर के इलाज के साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं और कितने समय तक पेशेंट्स को उनका सामना करना पड़ता है? साइड इफेक्ट जैसे हमने डिस्कस किए, बालों का झड़ना, उल्टी दस्त लगना, बुखार आना, टाँकों में इन्फेक्शन हो जाना, हालांकि बहुत ही रेयर है, लेस देन 10%, लेस देन 5% केसेस में होता है। और जब पेशेंट को ये इलाज किया जाता है, चाहे सर्जरी हो, चाहे रेडिएशन थेरेपी हो, चाहे कीमोथेरेपी हो, तो उसको इन डिटेल क्या क्या साइड इफेक्ट उस वाली स्पेसिफिक मोडालिटी से हो सकते हैं वो समझाए जाते हैं, और उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसकी इफेक्ट को कम करने के लिए दवाइयाँ भी दी जाती हैं। सर किस प्रकार के और किस स्टेज तक के कैंसर की ट्रीटमेंट संभव है? देखिए, एक बात समझनी होगी, कैंसर का ट्रीटमेंट और कैंसर का क्योर दोनों अलग चीज़ें हैं। कैंसर क्योर मतलब 100% कैंसर जड़ से जा चुका है। कैंसर ट्रीटमेंट मतलब इसका इलाज हम कर सकते हैं, एंड इट इज़ नॉट गारंटीड कि वो क्योर होगा या नहीं। सो इलाज हर एक स्टेज के कैंसर का संभव होता है, चाहे वो पहली स्टेज हो, चाहे वो चौथी स्टेज हो, इलाज हर एक कैंसर का संभव है। हाँ, यदि अर्ली स्टेज में पेशेंट आया है, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया है, तो हो सकता है हम क्योर बढ़ जाएँ, क्योर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जड़ से जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा देखा गया है कि कुछ कैंसर्स वापस आ जाते हैं, उसके बावजूद भी इलाज संभव है, इलाज संभव है। सर जैसे हम देखते हैं कि आजकल पेशेंट्स एलोपैथिक मेडिकेशन से या इंजेक्शन से डरते हैं, तो दे गो फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या कोई प्राकृतिक रूप के ट्रीटमेंट के तरफ जाते हैं, तो क्या ये लेना सही है इस वक्त? देखिए, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो एविडेंस बेस्ड है, एविडेंस पर डिपेंडेंट है। जो ट्रू। भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए हमारे पास एविडेंस क्या है, साइंटिफिक रिसर्च होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, आपने सुना होगा फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। और ये रिसर्च एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल, एक सेंटर, एक शहर, एक देश में नहीं होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। जब ऑल ओवर द वर्ल्ड से जब रिसर्च सामने आती है, उसके बाद हम बता सकते हैं कि हाँ, ये वाली दवा जो है या ये वाला जो ट्रीटमेंट है इस कैंसर में बाकी सारी मोडालिटीज से, बाकी सारी तरह की इलाजों से बेहतर पाया बेहतर। गया है। तो उसके बेस पर जो गाइडलाइंस बनी है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी है, नेशनल गाइडलाइंस भी हैं, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो उसमें मॉडर्न मेडिसिन का ही रोल है। जो गाइडलाइंस हैं, एविडेंस सिर्फ और सिर्फ
एलोपैथिक मेडिसिन, इसमें सर्जरी, सिस्टेमिक थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी जो मैंने आपको बताया, उसी के लिए एविडेंस पाया गया है। सर हम देखते हैं कि जैसे किसी को भी कैंसर होता है तो पेशेंट्स यूजुअली डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब उनकी मौत निश्चित है। तो क्या इस बात में सच्चाई है या ग्रेड और स्टेज डिसाइड करता है कि क्या ट्रीटमेंट रहेगा, या इवेंचुअली इट्स डेथ ओनली, या इज इट क्योरेबल आल्सो? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, अर्ली स्टेजेस में इट कैन बी क्यूरेबल सम कैंसर्स, राइट। कैंसर का डायग्नोसिस बनने के बाद डरना एक इंसानी फितरत है, स्वाभाविक है, एक्सपेक्टेड है, होना चाहिए, लेकिन मौत निश्चित है ऐसा नहीं है। आजकल बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट आ गया। अगर हम बात करें सिस्टमिक थेरेपी की, तो उसमें टारगेटेड थेरेपी आ गई है, इम्यूनोथेरेपी आ गई है, एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर्स आ गए हैं। रेडिएशन थेरेपी में SRS, SBRT जैसी नई नई मॉडलिटीज़, IMRT, IGRT, VMAT, ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो हम अर्ली स्टेजेस में एक हाई रेट्स ऑफ क्योर अब अचीव कर पा रहे हैं, और अगर एडवांस्ड स्टेज भी है तो हम उस मरीज को एक समय, लंबा समय दे सकते हैं। सर जैसे मैंने बताया कि मेरा ये डाउट है कि अगर पेशेंट्स ऐसे डरते हैं कि उन्हें कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं, तो जैसे अगर उन्हें कोई सिम्टम्स आ रहे हैं और उन्हें आइडिया लग रहा है कि उन्हें है कैंसर, उन्हें डाउट है इस बात का, तो क्या पहला स्टेप उन्हें लेना चाहिए उस तरफ? पहला स्टेप, यदि उनको लगता है कि किसी तरह की ऐसी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गांठ है जो कि महीने भर से सही नहीं हो रही है, कोई ऐसा दाग है स्किन पर जो काफ़ी लंबे टाइम से है और अब बढ़ने लगा है, या कुछ कलर चेंज हो रहा है उसका, या फिर ऐसी कोई खांसी वगैरह है जो 2-3 हफ्ते से सही नहीं हो रही है इलाज के बावजूद भी, या किसी भी तरह का उनको शंका लगती है कि कैंसर जैसी शिकायत हो सकती है, तो उसको सबसे पहले अपने, यदि वो क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आ सकता है तो आके दिखाए, नहीं तो अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन, कोई सा भी डॉक्टर हो, उसके पास जाके दिखाए और अपना ओपिनियन लें। सर मेरा एक और सवाल रहेगा लास्ट, कि कैंसर से बचे रहने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ कैंसर इतना बढ़ गया है दीस डेज, सो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, 100% इम्यूनिटी तो कैंसर से मिल जाए ऐसा तो असंभव है, बट बेसिक कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन टोबैको का सेवन, तंबाकू का सेवन बंद करना है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो तंबाकू चबा के खाना हो, चाहे वो स्मोकिंग करना हो, उसको बंद करना है सबसे पहला। दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको अल्कोहल लिमिट करना है और अल्कोहल स्टार्ट नहीं करना है। तीसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप जो खाना खाते हैं वो अच्छे से पकाया हुआ और घर का ही खाएं, बाहर का फास्ट फूड अवॉइड ही करें, राइट। डाइट वैसी लें जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हो, जैसे कि हरी सब्जियां, फल, फ्रूट्स, टू बूस्ट इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली। आज दुनिया भर में कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। 80% लोगों को इलाज नहीं मिलता क्योंकि इलाज बेहद महंगा है। 50% लोग लोन या कर्ज लेकर अपना इलाज करवाते हैं। बाकी के बचे हुए लोग सरकारी अस्पतालों में अपनी बारी के इंतजार में महीनों बिता देते हैं। कि कैंसर का इलाज है, बस वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता। कैंसर की इन समस्याओं से निपटने के लिए डॉक्टर्स और समाज सेवियों की एक टीम ने चेकअप कैंसर संस्था की शुरुआत की। हमारा मकसद है समाज के हर तबके से आने वाले लोगों तक कैंसर का सबसे बढ़िया इलाज सस्ते में पहुंचाना, चाहे वो अमीर हो या गरीब। माता जी, आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? डॉक्टर बहुत अच्छे मिले मुझे, स्टाफ अच्छा मिला साथ में, फिर मेरे दामाद बेटी की तरह खड़े रहे। और बेड पे लेटते मैंने बीमारी भूल जाती हूँ, तो सपोर्ट इतना अच्छा मुझे डॉक्टर और स्टाफ का मिलता है, कहीं बीमारी को भूल जाती हूँ। सर, आपने चेकअप कैंसर ट्रीटमेंट कराया, आपको ट्रीटमेंट कैसा लगा सर यहाँ पे? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर है सर। सर, जैसे कि आपने बाहर से आपने दिखवाया होगा, तो सर क्या कॉस्ट में कमी आती है सर यहाँ पे? बिल्कुल कमी, बिल्कुल कमी है सर। और सर, आप क्या औरों को सजेस्ट करेंगे कि चाहे वो लोग चेकअप कैंसर के थ्रू आए? बिल्कुल करेंगे। तो सर, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? आप थोड़ा विस्तार में बताएंगे? ये तो बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस वगैरह सब बेहतर है हमारा। अच्छा, आपको बेहतर लगा सर एक्सपीरियंस? थैंक यू सर। चेकअप कैंसर से मेरी मदर का जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो 30% रेट में हो गया है, अदरवाइज अदर हॉस्पिटल्स की अपेक्षा। मैं चेकअप कैंसर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे साथ प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के बड़े डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं जो कैंसर का इलाज दिल्ली एनसीआर और भारत में कई सेंटर्स में करते हैं, और ये अन्य अस्पतालों की तुलना में 30 से 50% तक सस्ता है। चेकअप कैंसर में आयुष्मान कार्ड से भी फ्री इलाज मुमकिन है।
यहाँ कीमोथेरेपी, कैंसर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाली सारी ट्रीटमेंट उपलब्ध है। आपको कैंसर के लक्षण हैं तो आप यहाँ कैंसर से जुड़ी अपनी सारी जांचें जैसे पेट सीटी, बायोप्सी, एमआरआई, ब्लड टेस्ट और अन्य जांचें भी करवा सकते हैं। आप किसी कारण अस्पताल नहीं आ सकते तो हम आपको घर पर भी कीमोथेरेपी ऑन व्हील्स और कैंसर केयर की उच्चतम सुविधाएं देते हैं। अगर आप या आपके किसी नजदीकी व्यक्ति को कैंसर के इलाज की जरूरत है तो अभी 9540004049 पर कॉल करके परामर्श करें। कैंसर का इलाज मुमकिन है और चेकअप कैंसर संस्था का मकसद है कि हर व्यक्ति तक कैंसर का सर्वश्रेष्ठ इलाज सस्ते में पहुंचाया जा सके।